तो सबसे पहले बात टनल में फंसे 39 मजदूरों की, जिनके आज बाहर आने की उम्मीद है। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब अंतिम चरण में है। अच्छी खबर है कि ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म खराब हुआ था उसे ठीक कर लिया गया है। इसकी वजह से ड्रिलिंग दोबारा शुरू हो गई है। अभी तक अमेरिका ऑगर मशीन ने करीब 48 मीटर ड्रिलिंग कर 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप डाले हैं, जबकि मजदूर 60 मीटर दूर फंसे हैं। यानी अभी भी मजदूरों को निकालने के लिए 12 मीटर की खुदाई की जरूरत होगी। कल तक रेस्क्यू एजेंसियों को लग रहा था कि ऑपरेशन कल ही पूरा हो जाएगा, लेकिन गुरुवार को ऑगर मशीन में 3 बार खामी आई, जिससे रेस्क्यू को रोकना पड़ा। रेस्क्यू में जुटे लोग किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मजदूर सुरक्षित हैं, उन तक खाना पीना पहुंच रहा है, लिहाजा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आपके सामने कल से लेकर आज तक की 8 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं तमाम बाधाओं के बावजूद मजदूरों को बाहर निकालने का संकल्प करीब करीब पूरा होने को है। मजदूरों से पुष्कर सिंह धामी ने तीसरी बार जाकर बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। उन्हें कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर तो निकाल ही लिया जाएगा। साथ ही उन्हें खाना, पानी, दवा, हर चीज मुहैया करवाई जा रही है। मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि वो अंदर हैं, लेकिन उनका मनोबल सशक्त है और उनका भी कहना है कि आप आराम से बिना जोखिम लिए उन्हें बाहर निकालें। तो तैयारियां पूरी हैं। आप सभी को उस पल का इंतजार है जब टनल में फंसे सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। श्रमिकों के निकलने के लिए 800 मिलीमीटर की पाइप डाली गई। इस पाइप के जरिए श्रमिकों को बाहर निकालने का पूरा इंतजाम एनडीआरएफ ने कर लिया है। एनडीआरएफ के जवानों ने डेमो करके दिखाया कि टनल में फंसे मजदूरों को कुछ ही देर में कैसे बाहर निकाल लिया जाएगा। दरअसल दूसरे छोर तक पहुंचने पर इस पाइप की लंबाई करीब 60 मीटर होगी। इतनी दूरी तक लेट कर चलते हुए निकलना आसान नहीं है, लिहाजा एनडीआरएफ इसके लिए पहियों वाले स्ट्रेचर का इस्तेमाल करेगी। एनडीआरएफ के 2 जवान स्ट्रेचर पर लेट के पाइप के अंदर गए। स्ट्रेचर को बाहर मौजूद जवान रस्सी की मदद से तेजी से खींचते हैं, जिससे अंदर फंसे लोगों को कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ के जवानों ने इसका लाइव डेमो करके दिखाया। 2 जवान अंदर गए और फिर उन्हें बाहर रस्सी से खींचा गया और कुछ ही सेकंड्स में वो 2 जवान बाहर आ गए। इस तरह से पूरी तैयारी है मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाल लेने की, क्योंकि इस पाइप के जरिए बाहर लेटकर आना आसान नहीं है, इसलिए स्ट्रेचर पर पहिए लगाए गए हैं। ये मॉक ड्रिल सुबह से ही चल रहा है, क्योंकि इस बीच ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के चलते काम रुका हुआ था। तो स्ट्रेचर के थ्रू मजदूरों को कैसे खींचा जाएगा, इसका मॉक ड्रिल हो रहा है। तो चलिए पहले आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर इस वक्त टनल के पास चल क्या रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के आगे क्या क्या बाधाएं हैं। चलिए इसे समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है और हर दिन नई चुनौतियों के साथ सामने है। अच्छी बात है कि अब तक रेस्क्यू सही दिशा में चल रहा है। टनल में मजदूरों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो हर बाधा को पार करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उम्मीद यही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार को खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से सुरंग में बचाव अभियान को कल रोकना पड़ गया था। यही नहीं, जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था, उसी वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन लगी है उसमें भी कुछ दरारें आ गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियों का कहना है कि वो सावधानी से इस ऑपरेशन को पूरा करना चाहते हैं और किसी भी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों से बचाव दल महज कुछ मीटर की दूरी पे है। रेस्क्यू का काम कभी भी पूरा हो सकता है, लिहाजा टनल के बाहर एम्बुलेंस के अलर्ट मोड पे उसे रखा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम 3 घंटे कहा जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इस बीच एम्बुलेंस तैयार है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड तैयार रखा गया है। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। अंकित, बताइए इस वक्त की क्या रिपोर्ट है। कहा जा रहा था कल भी कि 3 घंटे जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या वाकई मान लें कि 3 ही घंटे हैं मजदूरों के बाहर आने में?
अदिति देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन ये चल रहा है, इसमें एक पहाड़ हमारे सामने है जो कि मलबे का एक बड़ा हिस्सा, और जब उसके अंदर ड्रिलिंग हो रही है, पाइपलाइंस को आगे पुश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आगे जो उसमें खतरा हो सकता है, मेटल है या रॉक फॉर्मेशन है या आयरन रॉड है, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलना मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए कल दोपहर में जीपीआर यूज किया गया, जो कि जियोलॉजिकल पेनिट्रेशन रडार जिसे कहते हैं, और मलबे के अंदर की स्टडी जो निकाली है उसके हिसाब से, जैसे कि आज पीएमओ के फॉर्मर पीएमओ एडवाइजर भास्कर खुलबे, जो कि पूरे ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि 5 मीटर आगे तक खतरा नहीं है। अब तक 46 मीटर है, क्योंकि 3 मीटर 45 के बाद 3 मीटर आगे बढ़ चुके थे, और करीब 2 मीटर फिर काटना पड़ा, क्योंकि रॉड के आने से, उसके प्रेशर के आने से जो फ्रंट का पाइप है उस पर जोर पड़ गया था और वो बेंट हो गया था। तो कटिंग करके उसको थोड़ा पाइप का हिस्सा कम हुआ है, और आज जो ताज़ा जानकारी उन्होंने दी है उसके हिसाब से 46 की दूरी तय की जा चुकी है, 14 की दूरी तय करनी है, क्योंकि जो आकलन लगाया गया है उसमें जो टनल के पॉइंट्स होते हैं जिन्हें चेनेज कहते हैं, तो चेनेज 200 से लेकर 260 तक ये मलबा पड़ा हुआ है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 60 मीटर का हिस्सा है। तो 14 मीटर पाइपलाइन और डालनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि 6 मीटर की 3 पाइपलाइन डलेगी, और 4 मीटर अतिरिक्त जो पाइप का हिस्सा है वो आगे जाएगा, जिसके ओपन होने के बाद एनडीआरएफ अपने साजो सामान के साथ और ऑक्सीजन के साथ उस पार जाएगा और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। फिर एक एक करके जो वर्कर्स आगे अंदर आएंगे, उसमें करीब 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि ये स्लोप में अलाइनमेंट है इन पाइप्स का, और क्रॉल करके बाहर आना एक टफ टास्क होगा। लेकिन एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर और पुली का जो सेटअप है उसके लिए भी तैयारी कर ली है, और पुली के माध्यम से उनको पुल किया जाएगा। आशुतोष और अमित ने एक रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से पाइप्स के अंदर क्रॉल करके बाहर आना है, और पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन में उन्होंने बताया था कि इस तरह से ये एनडीआरएफ अपना ऑपरेशन करेगी, और हमने दिखाया था कि किस तरह से एनडीआरएफ ड्रिल्स भी कर रही है। आज भी ब्रीफिंग हुई है एनडीआरएफ की, और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशंस के इंचार्ज भास्कर खुलबे जो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उनका कहना है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, और रेस्क्यू के लिए जो स्टैंड बाय टीम्स है उनको रेडी कर दिया गया है। 15 डॉक्टर्स का पैनल है, और हॉस्पिटल्स में बेड्स तैयार कर दिए गए हैं। एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट कर दिया गया है, और जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, जो एयरलिफ्ट करने के लिए जो यूज करना है एयरक्राफ्ट, उसको भी रेडी कर दिया गया है। 41 के करीब एम्बुलेंसेज रेडी हैं, जो कि हेलीपैड्स पे तैनात हैं। एक कॉल पर एम्बुलेंसेज यहाँ धड़धड़ाती हुई पहुंचेंगी, और वर्कर्स को एक एक करके सेफ जोन पे और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। आदित्य। अच्छा अंकित, ये बताइए कि जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे भी लगातार जो है बात हो रही है, उनके मन की दशा इस वक्त कैसी है? आदित्य देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे हमें कोई एक कमरे में एक दिन के लिए भी बंद कर दे या कुछ आवर्स के लिए बंद कर दे, तो हमारी मनोदशा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम घबरा जाते हैं, घबराते हैं। पिछले 13 दिन से जो ये मजदूर हैं टनल में बंद हैं, और ज़रूरी चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं। पहले 4 इंच की पाइपलाइन यूज़ की जा रही थी, जिसमें चना और मुरमुरे भेजे जा रहे थे, ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे थे, लेकिन अब जो 6 इंच की पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई, उससे खाना भी भेजा जा रहा है। रोटी, सब्जी, चावल और फ्रूट्स भी भेजे जा रहे हैं, जूस भी भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इस समय मनोदशा पे पड़ता है, क्योंकि एक टनल में बंद होना, कैद होना एक इंसान की दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। दिमाग पे इसका असर पड़ता है। वो बस यही आशा कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बाहर निकल आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कल यहाँ आए तो उन्होंने कम्युनिकेशन सेटअप जो किया हुआ है उससे बातचीत करी और उनका मनोबल बढ़ाया, और उनका भी मुख्यमंत्री से यही कहना था कि हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जल्दी से बाहर निकल जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आपकी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सुबह अपडेट ले रहे हैं, और पल पल भर की अपडेट उनको दी जा रही है। यहाँ सभी एजेंसियां तैनात हैं, पूरा देश उनके साथ है, और जल्दी उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जो वर्कर्स हैं जो बंद हैं इतने दिनों से, उनका
मोराल बूस्ट करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन उन तक भी जानकारी जब पहुंचती है या उनके परिजन उनसे बात करते हैं तो उन्हें तसल्ली मिलती है। बिल्कुल ठीक है अंकित, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट लेते हैं। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस से जो पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे हैं, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में बात की हमारे संवाददाता आशुतोष ने। 13 दिन लग गए और हिंदुस्तान जैसा देश जहां हमने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं, वो कैसी बाधाएं हैं जो 41 मजदूरों को यहां निकालने में इतना लंबा समय ले रही हैं? देखिए, लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसमें अड़चने कहीं न कहीं स्वरूपों में हमारे सामने आई हैं। अब जैसे पाइप के अंदर छोटे एक पाइप का फंस जाना, उसका गोल घूम करके ऑगर को फंसा देना, या पाइप के मुंह पर लैटिस गर्डर का आकर के हमारे काम को रोक देना, या हमारी मशीन के फाउंडेशन का थोड़ा सा वीक हो जाना। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमें काम में बाधा मिली, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल सकारात्मकता के साथ कि अगर चुनौतियाँ मिली हैं, अगर बाधाएं आई हैं, तो हमने उनको जीता भी है। दरअसल सिर्फ उन 11 लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर है, हम 200 से इधर काम कर रहे हैं, और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में ले बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं, और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है। तो हम 200 से 260 की जो यात्रा है, ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके, ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है, और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। जो हिस्सा था, जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ, 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूं, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज फंसी हुई है जो 170 टन से ज्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है, और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले। एक बार फिर से रुक करते हैं अंकुर का। अंकुर, देखिए, अंकित माफ कीजिए, वहां पर हमने देखा जब आप बात कर रहे थे, पीछे बहुत सारे लोग थे। एनडीआरएफ की टीम हमें मालूम है वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम भी मौजूद है वहां पर, और डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर तैनात है। ये बताइए, इस वक्त लोकेशन पर कितने लोग हैं जो इस जद्दोजहद में लगे हैं कि मजदूर बाहर आ जाए? जी अदिति, मैं मृदुल से कहूंगा कि एक बार कैमरे को लेफ्ट में ले जाते हुए हम दिखाने चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। आपको मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ का जो कैंप सेटअप हुआ है, उस कैंप पर
कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं, पहले से इस्टेब्लिश की गई है और लगातार 3 टाइम यहाँ पे ब्रीफिंग होती है। आपको सामने एनडीआरएफ के पर्सनल दिखाई दे रहे होंगे जो लगातार रिहर्सल्स भी कर रहे हैं और इसके नीचे जो है वो एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया गया है जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम तैनात है और उसके साथ ही एक कैंप बनाया गया है जो कि पूरा स्टैब्लिश किया गया है टनल मैनेजमेंट को लेकर। तो टनल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर यहाँ से सूचना दी जाती है और यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन एजेंसीज के बीच में दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहीं पर एक ऑफिस स्टैब्लिश किया गया है जो कि इस क्षेत्र से काफी नीचे है क्योंकि ये टनल टॉप एरिया पे बना हुआ है। नीचे एक क्षेत्र है, वहां पे पूरा प्रोजेक्ट ऑफिस है जहां से टनल जब निर्माण हो रही थी तो उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता था। वहीं पर जो सारी एजेंसीज के नोडल्स हैं वहां बैठते हैं और जो यहाँ के नोडल हैं इस समय जो ऑपरेशंस देख रहे हैं उनका नीरज खैरवाल जो है वो वहाँ पे मीटिंग्स लेते हैं और वहाँ पर ही भास्कर खुलबे जो कि पीएमओ के द्वारा भेजे गए इस पूरे ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं वो वहाँ पर मीटिंग लेते हैं। तो सारी टीम्स कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सबके अपने अपने एस्टैब्लिशमेंट है और यहीं पर एक चेक पोस्ट है जिसपे आईटीबीपी के जवान और उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात है। सेना के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, स्टैंड बाय पर हैं। किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए सेना के जवान तत्पर हैं और लगातार काम चल रहा है। वहीं टनल में अगर हम देखेंगे तो टनल की तरफ लोग आ जा रहे हैं, एसडीआरएफ के जवान देखे जा सकते हैं और आईटीबीपी और पुलिस के जवान भी देखे जा सकते हैं। तो 3 लेयर की सिक्योरिटी भी है यहाँ पर और वही सिक्योरिटी सर्विस जो ये एजेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं ये ही सपोर्ट भी हैं क्योंकि एनडीआरएफ के ऊपर सारा दारोमदार है। जब टनल खुलेगी, जो माइक्रो टनल है या एस्केप टनल हम उसको बोलते हैं, तो जब वो पैसेज पूरा बन जाएगा तो सबसे बड़ा रोल एनडीआरएफ का होगा और एनडीआरएफ उस पार जंप करके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगी और फिर एक एक करके वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा जिसमें एक्सपेक्टेड टाइम बताया जा रहा है कि 3 घंटे के आसपास लगेगा। फिलहाल जो ड्रिल करके उस पार जाना है वो 6 बजे तक कार्य पूरा हो सकेगा ऐसा माना जा रहा है। जी अंकित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। आपसे फिर से जुड़ेंगे और ताजा अपडेट्स के लिए। चलिए अब बात देश की हिफाजत की करते हैं। साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया था। ये आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे, लेकिन अब भारत के समुद्री सरहदों से देश में दाखिल होना नामुमकिन है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। तटरक्षक बल की 50 से 60 तेज रफ्तार बोट लगातार समुद्री सीमा की पेट्रोलिंग करती रहती है। इसके साथ ही 10 से 12 विमान भी समंदर की निगरानी का जिम्मा उठाते हैं। ये स्पीड बोट और दूसरे जहाज आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस रहते हैं। किसी भी अनहोनी की आशंका होते ही ये फौरन एक्शन में आते हैं। इन बोट्स पर मौजूद घातक हथियार दुश्मनों को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड्स की इन तैयारियों की वजह से ही देश के दुश्मन अब समंदर की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकते। रामनगरी अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले अयोध्या में हर दिन हर उत्सव को खास तरीके से मनाया जा रहा है। कल देव उठे तो अयोध्या जगमगा गई। पूरी अयोध्या रोशनी में डूबी नजर आई। देव उठनी एकादशी को खास बनाने के लिए अयोध्या के सरयू घाट पर खास लेजर शो का आयोजन किया गया। सरयू घाट पर इस लेजर शो के जरिए देव उठनी एकादशी की कथा और महत्व को समझाया गया और दिखाया गया। और अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली की, जो वाराणसी में मनाई जाती है। आइए दिखाते हैं।
काशी में देव दीपावली इस बार बहुत ही अनूठी और खास होने वाली है, जिसकी औपचारिक शुरुआत आज गंगा महोत्सव से हो चुकी है, जो वाराणसी के इस राजघाट और साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी शुरू हो रही है। इस बार देव दीपावली पर पर्यटन विभाग की जानकारी के मुताबिक, उनके कहे के मुताबिक लगभग 12 लाख दीपक से न केवल काशी के 85 घाट सजाए जाएंगे, बल्कि उन 12 लाख दीपकों में मिट्टी के 11 लाख दीपकों के अलावा 1 लाख गोबर से बने दीपक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो शहर के अलग अलग मंदिरों, मठों, सरकारी इमारतों, स्मारकों पर भी सजाए जाएंगे। दीपमालाएं वहां पर उन दीपकों की सजेगी। देव दीपावली से पहले काशी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगती दिख रही है। इस कड़ी में 23 नवंबर से 26 नवंबर तक हो रहे गंगा महोत्सव का गुरुवार को आगाज भी हुआ, जिसे देखने के लिए इस दौरान भारी संख्या में सैलानियों के अब आने का अनुमान है। वहीं 27 नवंबर को देव दीपावली का पावन दिन है। इस दौरान करीब 12 लाख दियों से रोशन होगी ऐतिहासिक नगरी काशी। इस दौरान घाटों के किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की कहानी मानो जीवंत होती दिखेगी। दीपावली एक बहुत ही विशिष्ट आयोजन है और इस आयोजन में इस बार हमने 11 लाख दिए, 1 लाख गाय के गोबर के दिए की व्यवस्था की है, जो घाटों पे दिखेंगे आपको। इस बार घाट और नदी के उस पार भी, रेती पे भी दिए जलाए जाएंगे। और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग होगी और इसके अलावा ग्रीन फायर क्रैकर शो, जो इंटरनेशनल आतिशबाजी का शो है, वो भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस समय आता है। आज की डेट में सारे होटल्स, बोट्स लगभग सब पैक हैं, फुल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 से 10 लाख टूरिस्ट इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को देखने आएगा। बनारस के 84 घाट और गंगा की खूबसूरती को निहारने के लिए देश दुनिया से पर्यटक हर साल भव्य देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक बनारस के ज्यादातर होटल्स और नाव की बम्पर बुकिंग है। साथ ही इस दिन 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने की भी उम्मीद है। इस देव दीपावली पर होने वाली कई पेशकश में प्रोजेक्शन मैपिंग के तहत साउंड एंड लाइट शो पर सभी की निगाहें होंगी। चेत सिंह और ललिता घाट पर होने वाला ये शो काशी और भोले बाबा के आपसी जुड़ाव पर आधारित होगा। जो प्रोजेक्शन मैपिंग है उसका आयोजन चेत सिंह घाट पे किया जा रहा है और ये एक बड़ा आयोजन है। इसमें काफी अच्छी फर्म जो है वो करेंगी और ये आयोजन इस तरह का है कि जो ऑडियंस होती है वो बोट पे, नदी पे होती है और घाट पे इसका प्रोजेक्शन होता है। इस बार की स्टोरी, जो थीम है, वो काशी की विशेषता, साथ में प्रभु शिव की उससे उसको जोड़ते हुए एक बहुत ही अच्छा इवेंट है ये। यही नहीं, काशी के इस ऐतिहासिक मौके पर इंटरनेशनल लेवल के ग्रीन क्रैकर्स शो का अद्भुत नजारा भी दिखेगा। इन सारी तैयारियों को देखकर बेशक कहा जा सकता है कि देसी विदेशी पर्यटकों के बीच मशहूर वाराणसी की देव दीपावली इस बार बम्पर हिट रहने वाली है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जैसा कि पर्यटन विभाग बता भी रहा है कि लगभग 10 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जो देव दीपावली का लुत्फ लेंगे। तो इस बार काशी की देव दीपावली निश्चित तौर पर बहुत ही भव्य और बहुत ही खास होने वाली है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। देवउठनी एकादशी के दिन से शादी का मौसम शुरू हो गया है और इसी के साथ सड़कों पे बैंड दिखने लगे हैं और बाजा और बारात तो इसमें शामिल होंगे ही। देश में जगह जगह शादी की शहनाइयां बज रही हैं। ऐसे में कारोबारियों को भी इस वेडिंग सीजन में बम्पर बिक्री की पूरी उम्मीद है। आ गया वेडिंग सीजन, जिसके आते ही लोगों की शॉपिंग वॉपिंग शुरू हो गई है। शादी में हर चीज परफेक्ट हो, अपनी सहूलियत के अनुसार बजट तय होता है। इन खर्चों में गहने, कपड़े, शादी का जोड़ा और बैंक्वेट हॉल प्रायोरिटी में होता है। शादियों के सीजन में कितना बूम होता है, क्या तैयारियां होती है और कैसे एक बैंक्वेट हॉल आते ही
जो दूल्हा और दुल्हन का परिवार होता है उन्हें कहते हैं हर मर्ज की दवा उन्हें एक बैंक्वेट हॉल में मिल जाती है। अमरजीत जी ये बताइए, तो पहले की शादियों में और अब की शादियों में बहुत बदलाव आया है। बहुत ज्यादा। अब पहले ये होता था कि आपको हर चीज का अलग अलग जगह से अरेंजमेंट करने पड़ते थे, लाइट वाला अलग, खाने वाला अलग, टेंट वाला अलग। अब बैंक्वेट हॉल के अंदर आपको एकोमोडेशन मिलती है, आते ही रूम, आपको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, उसके बाद आपको डिनर करा के आपको विदा करते हैं। बैंक्वेट हॉल के अंदर इवेंट से लेके आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो लड़की वालों का परिवार हो या लड़के वालों का। हमारी लैंग्वेज में ग्रूम और ब्राइड बोलते हैं। इस साल वेडिंग सीजन में 38 लाख शादी होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में एक से बढ़कर एक बैंक्वेट हॉल और वेडिंग प्लानर की बुकिंग पर लोग अच्छा खासा खर्च भी कर रहे हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बैंक्वेट हॉल इसको फुलफिल करता है। बैंक्वेट हॉल इसको सर्विसेज में शामिल करता है और वो हर चीज को करा के देता है जो आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं, यहाँ एक साथ कितने लोग शादी में शामिल हो सकते हैं? यहाँ पे 500-600 लोग आते हैं और एकदम खुला आके बैठते हैं और बैठ के एक एक चीज को एंजॉय करते हैं। शादी के सायों के बीच व्यापारियों की माने तो इस बार शादियों का सीजन खरीदारी के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि ब्राइडल ग्रूम की ड्रेसेस के अलावा लोग दूसरे कपड़ों से लेकर गहनों पर इस सीजन में खुलकर पैसा लुटाएंगे। तो चलिए आपको आज लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां कारोबारी दुल्हा दुल्हन की खूबसूरत पोशाकों और गहनों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज की बिक्री कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेंड है शेरवानियों का और अलग अलग कलर की शेरवानी लोग पसंद करते हैं। ऐसे में संजीव जैन जी, आपसे समझना जरूरी हो जाता है, दुकान आपकी है, लोग कैसी शेरवानी लेना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये जो सामने 3 तस्वीरों में देख पा रही हूँ, ये तो किसी राजा महाराजा जैसा लुक दे रहा है। लोग बेसिकली आजकल पिस्टल शेड्स पे जा रहे हैं, लाइक आइवरी शेड, पीच शेड, फोन शेड और लाइट पिंक शेड। तो ये सब ट्रेंड आ गया है थोड़ा सा पिस्टल शेड्स का, और कंप्लीट सेट्स लेते हैं। उसमें शेरवानी, जूती, पगड़ी, माला, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ग्रूम जब वो पहनता है तो पूरा सेटअप बन जाता है। और हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, 3-4 हजार रुपए के से स्टार्टिंग होके और 50-60 हजार रुपए तक की हमारे पास वैरायटीज होती हैं। लोग सबसे ज्यादा कौन से बजट में लहंगा लेते हैं? मैम 10,000 to 30,000 10 से 30 हजार मैक्सिमम रेंज यही होती है। यानी अगर किसी को बजट में शादी करनी है तो उसको चांदनी चौक आना है। चांदनी चौक आना ही पड़ेगा, आना नहीं चाहिए, आना ही पड़ेगा। अच्छा, जो सबसे महंगे लहंगे की हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी कीमत है? मैम आप हमारे पास देखेंगे तो अराउंड 50 to 60,000, और अगर आप मार्केट में जैसे जाएंगे करोल बाग या मेन चांदनी चौक भी देखेंगे तो 1 लाख to 2 लाख। इस बार बाजार बहुत पॉजिटिव है और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर और बेहतर होगा। लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग काफी हैवी, दिवाली के बाद लोग काफी बाहर निकले हैं मार्केट के अंदर, जहां जैसे जैसे भीड़ कम हुई है लोग काफी आ रहे हैं ज्वेलरी खरीदने शादी के हिसाब से। फिलहाल तो सड़कों पर बैंड बाजा बारात जगह जगह नजर आ रहे हैं। बैंक्वेट हॉल में घराती बाराती की चहल पहल दिख रही है, तो वहीं बाजारों में शादी ब्याह की खरीदारी को लेकर रौनक देखने लायक है। और इस बीच देश के कारोबारियों को उम्मीद है कि इस साल पिछले साल से कई गुना ज्यादा शादियां हो रही हैं, जो उनको अच्छे मुनाफे की सौगात देकर जाएंगी। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उन छोटी छोटी कोशिशों की जो हमारे समाज को बदल रही हैं। इसी कड़ी में आज आपको ले चलते हैं मुंबई और मिलवाते हैं उस शख्स से जिनकी पहल ने कई युवाओं को नशे की लत से बचाया। इनका नाम जमशेद फारूकी है। इन्होंने वॉलीबॉल के जरिए हजारों युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रेशर आना चाहिए, बोले तो टो पे आना चाहिए प्रेशर। मैदान पर बच्चों के साथ पसीना बहाते और उन्हें हुनर से लैस करते ये जमशेद फारूकी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक फलसफा बनाया है, जिसमें वो ऐसे ही रोज शाम को इस मैदान में जुटते हैं। यहाँ उनके साथ बच्चे होते हैं और इन बच्चों के अंदर होती है एक लगन कुछ सीखने की। फारूकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं।
वॉलीबॉल बचपन से खेलते रहे, बल्कि फारूकी बताते हैं कि उनके पूरे इलाके में वॉलीबॉल इतना खेला जाता था कि इस खेल से ही इलाके की पहचान बन गई। हालांकि जिंदगी के खेल ने इन्हें मुंबई पहुंचा दिया। यहाँ बीते कई सालों से फारूकी अब स्लम के बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, खासकर उन बच्चों को जो किसी वजह से गलत आदतों जैसे नशे वगैरह का शिकार हो चुके हैं। उनकी आंखों पर चढ़े नशे के पर्दे को उतारकर खेल के जरिए फारूकी उन्हें जिंदगी के रंग दिखा रहे हैं। खेलने का मामला ऐसा है कि 1989 में जब फादर एक्सपायर हुए तो मेरा करियर थोड़ा डैमेज हुआ। उसी दौरान मुझको इन बच्चों से मुलाकात भी हुई और उसी दौरान जब मैं इनको लेकर खेलने की कोशिश की, जब मैं इस लायक हो गया, थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा बड़ा हुआ, समझ आई, तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा था कि जो मैंने देखा है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए, उनको संभालने की कोशिश करें। एक मामूली सा काम है, छोटा सा। फारूकी अब तक कई बच्चों को नशे के दलदल से निकालकर खेल के मैदान तक ला चुके हैं। हालांकि उनके लिए युवाओं को सही रास्ते पर लाना अभी भी चुनौती है, लेकिन चुनिंदा ही सही चंद बच्चों की जिंदगी बदलने की खुशी उनकी बातों से झलकती भी है। देखिए, बेसिकली ऐसा होता है कि जो बच्चे 15 से 18 साल के बीच में नशे में इन्वॉल्व होते हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो निकल पाते हैं। मेरा जो मोटिव है, जो मेरा सोच है, तरीका है, मैं जो छोटे बच्चे 8 से 10 साल के जो बच्चे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो उस तरफ न जाएं, उस पर ज़्यादा मेहनत है और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम जो है। क्योंकि जो है वो बच्चों को हम संभाल सकते हैं। बड़े बच्चों को संभालना, जो 20 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जमशेद इन बच्चों में जिंदगी के प्रति जज्बा भर रहे हैं। बच्चे भी इसे बखूबी समझ रहे हैं और वो भी खेल में दिलचस्पी लेने के साथ खुद के लिए कुछ बेहतर मुकाम देख रहे हैं। बहरहाल फारूकी मानते हैं, समाज को देने की सोच लें तो केवल थोड़ा सा वक्त भी देकर हम काफी कुछ बदल सकते हैं, भले ही अपने आसपास के बदलाव की बात हो। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि ये ना पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।